क्रिटिकल एनालिसिस करो इलेक्शन प्रोसेस का इंडियन प्रेसिडेंट के। अब यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो फिर क्या करेंगे, पहले प्रोसेस भी बताएंगे। अगर क्वेश्चन छोटा है तो सीधा क्रिटिसिज्म पे आ जाओ। प्रोसेस बताओ कि हाँ ये चीज है, फायदे के लिए तो ऐसे की गई थी, बट इसका इशू क्या आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा है तो उस टाइम पर हम क्या बात करेंगे, जो इलेक्शन प्रोसेस है प्रेसिडेंट की कैसे फॉर्मुलेट हुई, आर्टिकल क्या है 54 55, इसमें बात होती है कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया है कि कैसे हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर किस चीज के लिए है, ताकि एक जो इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी है ये रहे। हम चाहते हैं कि ये एक संवैधानिक पद है, तो इस संवैधानिक पद की जो गरिमा है ना, एक विशिष्ट प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि वो निष्पक्षता रहे, वो अखंडता रहे। तो यहाँ पर कैसे, पहली चीज इलेक्टोरल कॉलेज होता है हमारा एक, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या आर्टिकल 54 बताता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेंगी, कौन कौन इसको इलेक्ट करते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा के, राज्यसभा के, इसके अलावा जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, वहां जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, है ना, लोकसभा राज्यसभा और हमारे विधानसभा, जो भी विधानमंडल रहेंगे, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जिनके पास लेजिस्लेचर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, इनके पास लेजिस्लेचर है। फिर इसके अलावा वोटिंग प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 55 ये क्या मैंडेट करता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, ये होता है एकल संक्रमणीय मत से के माध्यम से अनुपातिक चुनाव या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसमें चॉइसेस ली जाती है, हर इंसान चॉइस लेता है, हर एक मेंबर होता है, ठीक है। वहां पर इनको वोट की वैल्यू असाइन की जाती है एमपी और एमएलए को। अब वही है कि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो वोट की वैल्यू कैसे होती है, ठीक है, कि जैसे हमारे जितनी भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय वहां के जो एमएलए है, गुणा 1/1000, 1/1000 करेंगे, उससे क्या आता है एक एमएलए की पावर आ जाती है वोट की, फिर जितनी भी सारे एमएलए की मिला के पावर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, वो क्या है, एक एमपी की पावर है, ठीक है। उस तरीके से वोट का जो हमारा वैल्यू है, वोट की वैल्यू, आप वो भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब वही आंसर बड़ा करना है, ठीक है। उसके अलावा आपका विनिंग कैंडिडेट, यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स उसको लेना ही पड़ेगा। कोटा हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है टोटल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 50% +1, है ना, 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। तो ये बेसिक रहेगा। फिर कुछ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आर्टिकल ये मतलब 58 कहता है मिनिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी उसके पास ऐसा लाभ का पद नहीं होना चाहिए। फिर नॉमिनेशन और स्क्रूटनी की हम जब बात करते हैं तो नॉमिनेशन के टाइम पर कितना होगा, मिनिमम 50 लोग होंगे जो उस टाइम पर उसको इलेक्टर्स होंगे, 50 उसके सेकेंडर्स होंगे, ठीक है। तो 50 निर्वाचक को हेल्प करने और निर्वाचक अनुमोदक होते हैं और 50 नामांकित करते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर है, ये फाइल होता है ना, स्क्रूटिनाइज होता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। फिर इलेक्शन और उसकी डिक्लेरेशन, जब एक बार नॉमिनेशन हो जाता है उसके बाद हर एक कैंडिडेट्स कौन कौन है, डेट ऑफ पोलिंग की क्या है, और फिर कोटा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ कितने हमको रिक्वायर्ड रहेगी सीट्स। तो ये प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तब लिखना है अगर आंसर बड़ा है, अदरवाइज डायरेक्टली आ जाओ क्रिटिकल एनालिसिस पे। और अगर आप तब भी लिख रहे हो तो पॉइंट्स फिर वैसे ही बनाने हैं कि जिस तरह से पॉइंट्स बनाए बाद में फिर उनको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। अब जैसे हम बात करेंगे कि जैसे इंक्लूसिवनेस और फेडरल नेचर की हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो स्टेट्स है, सेंटर से भी लोग स्टेट से भी लोग ले रहे हैं, बट वही चीज कही जाती है कि जो मार्जिनल स्टेट्स है, स्मॉलर स्टेट्स हैं या लार्जर स्टेट्स हैं, है ना, इसमें हो क्या रहा है कि जो लार्जर स्टेट्स है वो डोमिनेट कर जाते हैं स्मॉलर स्टेट्स को। क्या ये बात ठीक है, पॉपुलेशन बेसिस है ना, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या स्टेट जो छोटी है उसकी से रहती है इसमें ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो है, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि एमएलए जहां पर ज्यादा है वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यूपी वगैरह है, ज्यादा सीट्स वहां से आ जाती है। फिर एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें, ठीक है ना, जो अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसमें भी इसको भी प्रश्न किया है, पॉजिटिव क्या है इसका, कि जो प्रेसिडेंट है दो पावर सेंटर नहीं होने चाहिए,
ठीक है ना, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक तरफ प्रेसिडेंट है, भाई तू भी इलेक्टेड मैं भी इलेक्टेड, तो एक न्यूट्रलिटी वाली बात रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, पॉपुलिस्ट तरीके से नहीं चुना जाना चाहिए। अगर ये पॉपुलिस्ट वे में आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा तो लोक लुभावन नहीं है ये कार्यालय, ठीक है, पॉपुलिस्ट नहीं है। इशू क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट मेथड से क्या होता है, थोड़ी सी ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और बार्गेनिंग सम टाइम हो रही होती है, ठीक है ना। जो इंसान है जिसको चूज कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे ना कि पार्टी ने इसको वो किया कि इस पार्टी का कैंडिडेट ये, इस पार्टी का क्या ये पार्टी वाले इलेक्शन थे, नहीं ना, तो जरूरी थोड़ी। बट वो एक हो जाता है कि से फिर किसकी है, जब आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, लोगों से नहीं मतलब पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, थोड़ी राजनीतिक पैंतरेबाजी इसमें चलती है। फिर ये वोटिंग मैकेनिज्म अगर हम देखें, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, थोड़ा जटिल है। फायदे क्या है इसके, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बेटर आती है 50%। वही ना कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी, अगर ये नहीं तो दूसरा ये, वो नहीं तो तीसरा ये, तो इस तरीके से लोगों ने वोट किया होता है। तो ओवर द पीरियड ये कि 50% से ज्यादा लोग उस बंदे को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, कोई भी जो सबसे, जिसको जो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें इशू ये हो सकता है कि हो सकता है वो ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट ना कर पाओ। यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि वो ज्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करे, बट वही इशू है कि कॉम्प्लेक्सिटी है वोटिंग के तरीके में, है ना। जब इसको कैलकुलेट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं हम ये चीज कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होते हैं, इक्वल वोट में, मतलब हर एक वोट की इक्वल शक्ति, वो चीज यहाँ पर चैलेंज हो जाती है, ठीक है। इक्वल वोट, और है ना, इक्वल वैल्यू फॉर इक्वल वोट, वो चैलेंज हो रही है यहाँ पर, ऐसे क्रिटिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल, आइडियली क्या पॉलिटिकल पार्टी का रोल होना चाहिए, राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए। देखो पॉजिटिव क्या है इस चीज का, देखो कहीं ना कहीं सरकार को चलाने में उनका एक मेजर रोल है, ठीक है ना। तो हम क्या बात करते हैं कि जो पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का है वो जरूरी है, और क्या प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, उससे उनको और अलाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाए। बट इशू क्या होता है इसका, कि जो न्यूट्रलिटी है प्रेसिडेंट की, कभी कभी ये क्वेश्चन कर दी जाती है कि हो सकता है वो जो इंसान है वो जिस पार्टी ने उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था उस पार्टी की तरफ थोड़ा लीन करेगा, है ना। जिस पार्टी ने उसको भेजा है ना, उम्मीदवारी का समर्थन किया है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि हो सकता है वो थोड़ा बाध्य हो जाए। जब इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे, जब प्रणब मुखर्जी जी को सिलेक्ट करने की बात हो रही थी, कितना जोर लगाया गया था एक पार्टी द्वारा, क्यों, तो वही होता है ना कि कभी कभी सिचुएशनल डिस्क्रिशन आ जाती है कि हंग पार्लियामेंट हो जाए। हंग पार्लियामेंट के टाइम पर प्रेसिडेंट देखेगा ना किसको देना है पहला चांस, कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, अगर प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आए तो। अगर इलेक्शन आसपास होते हैं तो फिर जो पार्टियां हैं वो क्या कोशिश करती है, अपना बंदा जीते, बट उस प्रोसेस में पॉलिटिसाइजेशन होगी ना, न्यूट्रलिटी कहाँ रही, ठीक है ना। वो न्यूट्रलिटी प्रश्न चिन्ह लग रहा होता है। बाकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि उस इंसान को, जैसे हम कहते हैं ना कि 35 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम तो यही है ना। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से वो फ्री होना चाहिए, कैसे कहते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बाकी बस ये है कि उसको पर्याप्त एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। बट वही बात है कि क्या इसमें एम्फसाइज किया गया है कि उसको संविधान की एक अच्छी समझ हो, ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, उसको एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, वो किस पोजीशन पे है, आप समझ रहे हो। जो भी आपका बिल बन रहा है वो उसको साइन करेगा, उसके अंडर जाना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम है वो। चाहे बिल को पॉकेट कर सकता है, किस टाइम पर उसने सस्पेंड करके अगली सरकार के टाइम पर वापस भेज सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है देश में। ये सारी चीजें क्या है, मतलब जर्नलिस्ट का काम नहीं है, ये एक बड़े स्पेसिफिक काम है, वो वही आदमी कर सकता है जिसको संविधान की समझ हो, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। क्या ऐसा कोई बेसिस रखा हुआ है उसकी क्वालिफिकेशन में, है ना, कोई बेसिस इस तरीके का नहीं रखा हुआ है। फिर हम ये बात कर रहे हैं नॉन पार्टीजन रोल वर्सेस ये पॉलिटिकल इलेक्शन, ठीक है, गैर पक्षपातपूर्ण भूमिका, जो ये राजनीतिक चुनाव में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इलेक्शन में इनका रोल नहीं होना चाहिए। रोल का प्रेसिडेंट हम क्या सपोज करते हैं, नॉन पार्टीजन होगा, किसी पार्टी की साइड नहीं लेगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। तो कोई पार्टी की तरफ इसका कोई से नहीं होना चाहिए,
बस इशू क्या हो रहा है, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसी है, क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो झुकाव है उस पर डिपेंड करता है ना, जो पॉलिटिकल अंडर करंट्स हैं, क्या ये जो पॉलिटिकल एलिजियंसेस हैं इनका इम्पैक्ट होगा। ऐसा होता है ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी का बंदा है ये, बट स्टिल जनरली ये देखिए, या कांग्रेस का बंदा है ये, बट होता क्या है, ये देखा जाता है कि जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सपोर्ट के बेसिस पर कोई आ रहा है, ठीक है, वो एक्सटर्नल सपोर्ट की तरह होता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है निष्पक्षता पे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजनीतिक अंतरधाराएं हैं वो बह रही है, जब ऑटोमेटिकली जब किसी ने किसी को इलेक्शन करने में, इलेक्ट होने में हेल्प किया है, तो क्या वो इंसान उसको बाद में बेनिफिट दे नहीं सकता। बस यही प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर नॉर्मली आप देखो जो इलेक्शन प्रोसेस है प्रेसिडेंट की, हम क्या चाहते हैं, इस तरह से डिजाइन की गई है, मेटिकुलसली डिजाइन की गई है, जो हमारा संघीय तरीका फेडरल है ना, हमारी फेडरलिज्म अपहोल्ड हो सके, हमारे जो इम्पार्शियल नेचर, उसका काम क्या है, इम्पार्शियल रहना, ठीक है। बट वही है कि कुछ क्रिटिक्स है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि जो इंटरप्ले होता है हमारा एमपी और एमएलए का, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, जब ये लोग इलेक्शन प्रोसेस में प्रेजेंट रहेंगे और आम लोगों का एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो यस दिस ब्रिंग्स टू फ्यू डिबेट्स, बट स्टिल कभी अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है व्हेन द ऑफिस इज चैलेंज्ड ऑन दिस बेसिस की, क्योंकि जो भी डिसीजंस हुए हैं वो इम्पार्शियल और पार्टीजन, नॉन पार्टीजन तरीके से हुए हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, लगता है कुछ क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, ठीक है, आप सजेशन दे सकते हो। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि इवन दो इन चीजों को क्रिटिक दिया जाता है, बट स्टिल अभी तक कोई ऐसी, अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो क्या है, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर कोई एग्जाम्पल हो जिसमें ये देखा गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चला है। तो फिर इस तरीके से किया जा सकता है, या फिर ऐसे एग्जाम्पल दे दो कि नहीं नहीं आपने देखा है कि प्रेसिडेंट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ रबर स्टैम्प, है ना, कि प्रेसिडेंट को एक रबर स्टैम्प की तरह सरकार यूज कर रही है, और ये रिफॉर्म्स, और फिर वो बात बतानी पड़ेगी कि क्या रिफॉर्म जरूरी है जिससे वो बदलाव लाए जा सके, ठीक है।